हेलो फ्रेंड, वन कॉमर्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं लीगल एक्सपेक्ट ऑफ बिजनेस, जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर नंबर 2 से रिलेटेड है। पहले पार्ट में हमने नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था और कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग और डेफिनेशन हमने जानी थी। आज हम पढ़ेंगे एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए, यानी कि वैलिड होने के लिए, वैध होने के लिए कुछ आवश्यक तथ्य की आवश्यकता होती है। तो वो कौन कौन सी है? पहला हमारे पास ऑफर एंड एक्सेप्टेशन। तो पहला है हमारे पास ऑफर एंड एक्सेप्टेशन। तो आइए देखते हैं क्या है इंग्लिश के अंदर। एन एग्रीमेंट इन्वॉल्व टू पार्टी, वन मेकिंग द ऑफर एंड अदर एक्सेप्टिंग इट। यानी कि दूसरा है हमारा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि कानूनी बाध्यता बनाने का इरादा हो। ठीक है, क्या है कानूनी बाध्यता बनाने का इरादा? एन एग्रीमेंट शुड बी एंटर इनटू विद एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। यानी कि क्या है कि कानूनी दायित्व बनने के इरादे से एक समझौता किया जाना चाहिए कि वो दायित्व बन जाएगा, वो समझौता है। द एग्रीमेंट शुड नॉट बी मोरल, यानी कि जो समझौता है नैतिक, सामाजिक, यानी कि द एग्रीमेंट शुड नॉट बी मोरल, सोशल और रिलीजियस, अदरवाइज इट विल नॉट क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन एंड विल नॉट बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो समझौता है वो नैतिक, सामाजिक या धार्मिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह कानूनी बाध्यता नहीं बन पाएगा और एक अवैध अनुबंध ही बनेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल जानते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? ए इनवाइट हिज फ्रेंड, यानी कि ए इनवाइट करता है अपने फ्रेंड बी को टू सीक ए बुक एग्जीबिशन टुगेदर। यानी क्या है कि ए अपने मित्र बी को एक पुस्तक प्रदर्शनी देखने के लिए आमंत्रित करता है। इफ़ बी डज नॉट रीच द बुक एग्जीबिशन प्लेस, ए कैन नॉट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ रिकवर हिज लॉस, यानी कि कॉस्ट ऑफ टिकट। कहने का मतलब क्या है? यदि बी पुस्तक प्रदर्शनी के स्थान पर नहीं पहुंचता है तो ए अपनी हानि, यानी कि टिकट की जो लागत थी उसकी वसूली कानूनी अदालत में नहीं की जा सकती। अब दूसरा केस क्या है? सिमिलरली, इफ़ A does not reach the book's exhibition place, B cannot be go to court of law to recover his loss. It is social agreement, not a contract. कहने का मतलब क्या है कि यदि A पुस्तक प्रदर्शनी स्थान पर नहीं पहुंचता तो B अपने नुकसान की वसूली के लिए कानूनी अदालत में नहीं जा सकता, क्योंकि यह एक सामाजिक समझौता है, कोई अनुबंध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने थर्ड पर। थर्ड क्या है हमारा? लॉफुल कंसिडरेशन। क्या है? एक वैध विचार हो, यानी कि विधिवत विचार हो या वैध विचार हो। क्या है? एन एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय द कंसिडरेशन, यानी कि एक समझौते पर विचार का समर्थन किया जाना चाहिए। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न फॉर द प्रोमिस, यानी कि वचन के बदले विचार का कुछ अर्थ भी है। सिंपल स्पीकिंग, कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर द प्रोमिस। सीधे विचार में वादे की कीमत होती है। कंसिडरेशन में बी इन कैश और काइंड, यानी कि वो नगद या दूसरी तरह का हो सकता है। इट मे बी पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर। देखो जो भी है वो अतीत का भी हो सकता है, वर्तमान का भी हो सकता है और भविष्य का भी हो सकता है। नेक्स्ट, इट मस्ट रिजल्ट इन बेनिफिट टू वन पार्टी एंड डिटरमिनेंट टू द अदर पार्टी और ए डिटरमाइंट टू बोथ, यानी कि इसके परिणाम स्वरूप एक पार्टी को लाभ होगा, दूसरे पक्ष को या दोनों को एक प्रतिबंध होगा। नेक्स्ट क्या है? सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्टेशन, ग्रेजुएटीज, प्रोमिस आर नॉट इनफोर्सिबल एट लॉ। ठीक है, कुछ उपवादों के अधीन कड़े वादे कानून पर लागू नहीं किए जा सकते, यानी कि जो हार्ड रूल है वो कानून पर लागू नहीं होते। अब एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है ए एग्री टू सेल हिज मोटर बाइक टू बी फॉर 25,000, यानी कि ए अपनी मोटर बाइक को बी को बेचने के लिए सहमत है, वो 25,000 में देगा।
B promised to pay 25,000 is the consideration for A promise to sell his motorbike। यानी कि बी का वायदा 25,000 अपने 25,000 की जो मोटर बाइक है को बेचने ए के वादे के लिए विचार कर रहा है। बी यानी कि ए प्रोमिस टू सेल हिज मोटर बाइक, एज प्रोमिस टू सेल द मोटर बाइक इज द कंसिडरेशन फॉर बी प्रोमिस टू पे 25,000। कहने का मतलब क्या है, ए अपनी मोटर बाइक बी को बेचने के लिए सहमत है और बी जो है 25,000 का भुगतान करने के अपनी मोटर बाइक को बेचने के ए के वादे के विचार कर रखा है, और मोटर बाइक को बेचने के ए के वादे 25,000 रुपये का भुगतान करने के बी के वादे के विचार है। यानी कि कहने का मतलब ए अपनी बाइक बेचना चाह रहा है और बी उसे खरीदना चाह रहा है 25,000 रुपये में, तो वो एक लॉफुल कंसिडरेशन हो गया हमारा। ठीक है। अब नंबर 4 में क्या है, कैपेसिटी टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक अनुबंध करने की क्षमता, वो सेक्शन 11 में बताया गया। एवरी पर्सन इज ए कंपटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु मेजर ए साउंड माइंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ए एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध के लिए सक्षम हो, यानी कि मेजर, जो ध्वनि दिमाग का एक प्रमुख हो, यानी कि साउंड माइंड का हो, यानी कि सही सुनाई दे उसे, और अनुबंध प्रवेश करने के लिए कानून द्वारा अयोग्य घोषित ना किया गया हो, तो उस व्यक्ति के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी एंटर कर सकते हैं या अनुबंध कर सकते हैं। दूसरा, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट implies that the person entering into contract should be capable to understand a contract and form a rational judgment as to its effect on his interest। यानी कहने का मतलब क्या है कि अनुबंध की क्षमता का तात्पर्य है कि अनुबंध में प्रवेश करने वाला व्यक्ति एक अनुबंध को समझने और उसके हित में उसके प्रभाव के रूप में तर्क संगत निर्णय लेने में सक्षम भी होना चाहिए। इसका मतलब ये है। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्डों में हम कह सकते हैं कि दूसरे वर्डों में इन वर्ड ए माइनर, यानी कि एक नाबालिग व्यक्ति। दूसरा, नाबालिग व्यक्ति, ए पर्सन अनसाउंड इन माइंड। ठीक है। अनसाउंड इन माइंड का मतलब क्या है, अनसाउंडेड का मतलब है असत्य मन का व्यक्ति, यानी कि जो सही से नहीं सुनता हो, अपने आकर्षक अंतराल के दौरान एक अनुबंध में प्रवेश करता है, यानी कि अनसाउंडेड माइंड। और दूसरा, ए पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ ऑफ विच इज सब्जेक्टेड, यानी कि एक व्यक्ति वो है जिसे कानून के अधीन अनुबंध में अयोग्य घोषित किया गया है। अब क्या है ये अयोग्य घोषित किए गए व्यक्ति, ए अलाइन एनेमी, यानी कि एक विदेशी शत्रु। फॉरेन सर्वाइविंग, यानी कि विदेशी संप्रभु। और एक्रीडेटेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन स्टेट, यानी कि विदेश राज्य से मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि, या इंसॉल्वेंट, यानी कि जो दिवालिया घोषित हो, या कन्विक्ट, यानी कि अपराधी अनुबंध करने के सक्षम नहीं होंगे, नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये अनुबंध करने लायक नहीं होंगे। ठीक है। अब हम 5th एसेंशियल में एंट्री कर गए। हमारा है फ्री कंसेंट क्या है, द कंसेंट, यानी कि स्वतंत्र सहमति क्या है, द कंसेंट ऑफ पार्टी मस्ट बी जीनियन। डेट टर्म कंसेंट मीन 2 पर्सन have agreed upon the same thing in the same sense, और सेक्शन 13 के अंदर बताया गया, यानी कि पार्टी की सहमति वास्तविक होनी चाहिए। सहमति शब्द करते हैं कि दो व्यक्ति एक ही अर्थ में एक ही बात पर सहमत हो, वो धारा 13 के अंदर बताया को फ्री कंसेंट कहलाया। अब क्या है एक ही बात पर सहमति होना, एक हैज़ 2 कार, एक के पास 2 कारें हैं, एक मारुति है, एक इंडिका है, वह अपनी कार बी को इंडिका कार बेचने के लिए सोच कर सहमत हो जाता है। बी मारुति कार खरीदने के लिए सोच रहा है। ए और बी एक ही अर्थ में एक ही बात पर सहमत नहीं है। कहा जाता है कि सहमति तभी होगी जब वह
सहमति जब तक नहीं होती जब तक इसे जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी, गलत बयानी, गलती से लिया जाता है या किया जाता है। ऐसे मामले जो अनुबंध होगा वो इनवैलिड होगा। क्या ए हैज़ टू कार, एक मारुति एक इंडिका, ही एग्री टू सेल वन ऑफ हिज कार बी, यानी कि ए अपनी एक कार बेचना चाह रहा है बी को। ए इज़ द थिंकिंग टू सेल द इंडिका कार, ए जो है वो इंडिका कार बेचना चाह रहा है लेकिन बी जो है वो मारुति कार खरीदना चाह रहा है। तो ए एंड बी डू नॉट एग्री टू द सेम थिंग एंड सेम सेंस। देखो सेम थिंग और सेम सेंस का मतलब क्या है। यदि ए अपनी मारुति यानी कि वह अपनी बी को इंडिका कार बेचना चाह रहा है और बी इंडिका कार लेने के लिए रेडी हो जाता है, तो सेम थिंग एंड सेम सेंस था वो उनका। लेकिन अब ए तो बेचना चाह रहा है इंडिका और बी खरीदना चाह रहा है मारुति, तो नॉट ए सेंस, और वो दोनों सेम नहीं है, वो गलत है हमारी। ठीक है, और गलत है वो किसी भी चीज़ के लिए। द कंसेंट सेट टू नॉट फ्री, इट इज़ टेकन द कंसर्न अनड्यू इन्फ्लुएंस, कहने का मतलब है धोखाधड़ी, गलत बयानी, फ्रॉड, मिस प्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये सब जो है ये फ्री कंसेंट में नहीं है। इट इज़ सच केस द कॉन्ट्रैक्ट बिकम voidable at the option of the party whose consent is not free. It is agreement is induced by mutual mistake which is the material to the agreement would be void, और सेक्शन 20 के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो अगर किसी के साथ हम ज़बरदस्ती करते हैं, ज़बरदस्ती कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है कोई धोखाधड़ी है, अनुचित प्रभाव है, गलत बयानी है, गलती से लिया गया, तो ऐसे मामले में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो अमान्य होगा। कहने का मतलब यही है थोड़ा सा। आइए अब देखते हैं 6 में क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट। हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट में क्या है, वैध वस्तु या उद्देश्य, यानी कि विधि संगत वस्तु क्या है। एन एग्रीमेंट मस्ट बी मेड फॉर ए लॉफुल पर्पस, यानी कि विधि सम्मत उद्देश्य के लिए एक समझौता किया जाना चाहिए। और द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट शुड नॉट बी फ्रॉडुलेंट, अनलॉफुल, इमोरल और opposed to public policy. The agreement must not be one which declare to the other illegal or void, यानी कि जो समझौता है वो विधि सम्मत उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। एक समझौते का उद्देश्य नहीं होना, क्या नहीं होना चाहिए, एक धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, गैर कानूनी इलीगल नहीं होना चाहिए, अनैतिक नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, और सार्वजनिक नीति का विरोध किया जाना नहीं होना चाहिए। उसका कि सार्वजनिक नीति पब्लिक की जो पॉलिसी है उसका विरोध नहीं करना चाहिए। समझौता नहीं हो सकता जो कि एक अमान्य समझौता कहलाएगा अगर ये बात होगी। इस प्रकार एक मकान, हम एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेंट टू ट्रेड, मैरिज, लीगल प्रोसीडिंग etc आर void agreement. This agreement prohibited by the Indian Penal Code, threats to commit murder and publishing defamatory statement or agreement which is are opposite to public policy are illegal in nature. कहने का मतलब है इस प्रकार जब एक मकान मालिक जानबूझकर एक वैसे को वैश्यवर्ती के लिए ले जाने की अनुमति देता है तो वह अदालत के माध्यम से किराए की वसूली नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए व्यापार, विवाह, कानून, कार्रवाई आदि में संयम समझौता एक इनवैलिड समझौता है। ठीक है, यानी कि कार्रवाई के संयम में समझौता वो मान्य नहीं होता। भारतीय दंड संहिता द्वारा प्रतिबंधित उन समझौतों जैसे कि हत्या या अपमानजनक बयान प्रकाशित करना या सार्वजनिक नीति का विरोध करने वाले जो समझौते हैं वो इल्लीगल होंगे। ठीक है, नंबर 7 में हमारा राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, लेखन और पंजीकरण क्या है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में बी ओरल और इन रिटिन, कहने का है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार एक जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो लिखित या मौखिक रूप से हो सकता है, बट इट इज़ सर्टेन स्पेशल केस, लेकिन कुछ विशेष मामले में
ये अलग है। इट इज़ ले डाउन डेट द एग्रीमेंट टू बी वैलिड मस्ट बी रिटन और एंड रजिस्टर्ड, यानी कुछ इधर में लिखित और पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, वैध होने के लिए एग्रीमेंट को लिखित या पंजीकृत होना चाहिए। उदाहरण के लिए, इट रिक्वायर डेट एन एग्रीमेंट टू पे ए टाइम वेरिड डेट्स मस्ट बी रिटन एंड एग्रीमेंट टू मेक ए गिफ्ट फॉर नेचुरल लव एंड इफेक्टिंग मस्ट बी रिटन एंड रजिस्टर्ड। सेक्शन 25 के अंदर बताएगा रिटन एंड रजिस्ट्रेशन। उदाहरण में क्या यह आवश्यक है कि एक समय के लिए ऋण का भुगतान करने के लिए एक अनुबंध लिखित रूप से होना चाहिए। अगर तुम किसी को ऋण दे रहे हो तो उसका भुगतान भी लिखित में ही होना चाहिए। जो प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के लिए एक उपहार बनने के लिए एक समझौते को लिखित और पंजीकृत होना ही चाहिए। क्योंकि एग्जाम में थोड़ा, लेकिन कहेंगे तो सीधी सी नॉर्मल सी बात है, अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी से पैसा ले रहे हैं तो लिखित में ही लेंगे और रजिस्ट्रेशन भी होगा उसका। नंबर 8 सर्टेनिटी। सेक्शन 29 सर्टेनिटी का मतलब है क्या? निश्चितता। क्या है? सेक्शन 29 ए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड दैट एग्रीमेंट दैट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन और वॉइड। कहने का मतलब ये क्या है? समझौता जिसका अर्थ निश्चित या सक्षम नहीं है। अगर मान लो कोई समझौता ही निश्चित नहीं है और ना ही वो सक्षम है, तो कुछ निश्चित और शून्य होगा, यानी कि एक तरह से वो अवैध कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा हमारा। नेक्स्ट, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टेन और कैपेबल बीइंग द मेड सर्टेन और वॉइड, यानी कि वो अमान्य होंगे। इन ऑर्डर टू गिव राइज टू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द टर्म ऑफ एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वेगस और अनसर्टेन, यानी कि अगर वैध अनुबंध को जन्म देने के लिए समझौते की शर्त को अस्पष्ट या अनिश्चित नहीं होना चाहिए, बल्कि स्पष्ट होना चाहिए, अन्यथा समझौते का कोई अर्थ ही बेकार है। ठीक है, और इसे लागू भी नहीं किया जा सकता जब तक वो यानी कि जब तक वो निश्चित नहीं है, तो वो लागू होने लायक भी नहीं है। It must be possible to ascertain its meaning the agreement of otherwise it cannot be enforced, यानी कि वो लागू भी नहीं किया जा सकता। अगर वो निश्चित नहीं है तो लागू भी नहीं किया जाएगा। एक्स ए डीलर एग्जाम्पल है। एक्स ए डीलर इज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल एग्रीड टू सेल 100 टन ऑफ ऑयल टू वाई दिस इज एग्रीमेंट टू वॉइड on the ground of uncertain because it is not clear that the kind of oil is instant to be सोल्ड, यानी कि एक्स एक डीलर है जो डिफरेंट टाइप के ऑयल बेचता है और वो सेल करना चाह रहा है 100 टन ऑयल वाई को। दिस एग्रीमेंट इज, यानी कि वो लागू होने लायक नहीं। क्यों लागू होने लायक नहीं? क्योंकि वो ये नहीं बता रहा कि किस तरह का टाइप वो सेल करेगा, तो इट इज़ नॉट वैलिड। नंबर 9 है हमारे पास पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्या है? प्रदर्शन की संभावना क्या है? अनदर एसेंशियल फीचर ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दैट इज मस्ट बी कैपेबल फॉर द परफॉर्मेंस। सेक्शन 56 के अंदर बताया गया है। एक वैध अनुबंध की एक अन्य आवश्यक विशेषता या प्रदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि वो परफॉर्मेंस भी करना चाहिए, यानी कि पॉसिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इट इज इटसेल्फ इज वॉइड, यानी कि अपने आप में असंभव कार्य करने का समझौता शून्य होगा, यानी कि जिसमें ये कहा जाए कि इम्पॉसिबल, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इफ एन एक्ट इज इम्पॉसिबल इटसेल्फ फिजिकली और लीगली द एग्रीमेंट कैन नॉट बी फोर्सेबल एट लॉ। कहने का मतलब है जो असंभव टाइप के हैं, जो शारीरिक और कानूनी रूप समझौते को कानून में लागू नहीं किया जा सकता, तो वो लागू होने लायक ही नहीं, कानून में लागू होने लायक ही नहीं, और वो इनफोर्सेबल ला है, यानी कि लागू नहीं हो सकते। कैसे? अब एक्स एग्री विद वाई टू डिस्कवर ट्रेजरी बाय मैजिक एंड वाई एग्री टू पे 10,000 to एक्स
द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज इट इज़ द एग्रीमेंट टू डू ऑन इम्पॉसिबल एक्ट। क्या है कि एक्स जादू से खजाना खोजने के लिए वाई से सहमत हो गया और वाई रुपए देने के लिए भी सहमत हो गया कि जादू कर दूंगा, अपना खजाना ढूंढ लेंगे, और एक वाई देने के लिए सहमत है 10,000 रुपये एक्स को। यह समझौता इनवैलिड है, लागू होने लायक ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर असंभव है कि अब वो कोई जादू करे और उसे खजाना मिल जाए कोई, तो यह समझौता सुनना है क्योंकि ये असंभव कार्य करना है। लास्ट एंड 10 हमारा एसेंशियल जो उसकी कंडीशन है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, यानी कि स्पष्ट रूप से लागू होने लायक नहीं। तो क्या है वो, इट इज कोलरली बाय इट इज ए कोलरली ऑफ द अबोव रूल, यानी कि उपरोक्त नियम का विधि पूर्वक या वैध होना, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। और यानी कहने का मतलब है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एग्रीमेंट विच इज़ द लॉ आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एज दीज एग्रीमेंट आर नॉट इज द पब्लिक इंटरेस्ट, कि बड़ी संख्या में ऐसे समझौते जिन्हें कानून से स्पष्ट रूप से सार्वजनिक हित घोषित किया गया है, ठीक है, तो वो डिक्लेयर होने लायक नहीं। तो वेयरिंग एग्रीमेंट इज रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इज रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, इट इज आर नॉट इन्फोर्सिबल लॉ। यानी कि कहने का मतलब है कि जो समझौते शून्य रूप में है, उन समझौते को व्यापार के संयम में समझौता नहीं मानते। जैसे शादी में संयम एक समझौता है, लेकिन वो लागू होने लायक ही नहीं। इस प्रकार हर अनुबंध एक अनुबंध है, लेकिन हर अनुबंध एक अनुबंध नहीं हो सकता, ठीक है, लागू करने योग्य नहीं होगा। तो इस प्रकार हर अनुबंध एक अनुबंध है, लेकिन हर अनुबंध एक अनुबंध नहीं हो सकता, क्योंकि एक अनुबंध से ही आगे बढ़ता है और समझौते के रूप में उसकी आवश्यक शर्तें जो है उसे पूरी करनी पड़ती हैं, ठीक है। कहने का मतलब है एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हर एक एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज एन एग्रीमेंट ग्रो इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द अबव एसेंशियल कंडीशन फॉर द एग्रीमेंट आर सेटिस्फाई, यानी कि उसे अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, समझौता बनने के लिए जो आवश्यक शर्तें संतुष्ट करनी पड़ती हैं वो संतुष्ट नहीं करता। तो आई होप ये आपको अच्छा लगेगा कि ये हमने 10 एसेंशियल पढ़े हैं किसके, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 1872 के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।